भीम सभा भारत। देखिए, हम सब ने अपने आसपास बहुत तरह की सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्किंग सोसाइटीज़ देखी होंगी। कुछ लोग गरीबों की मदद करते हैं, कुछ लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ गरीब बेटियों की शादियां करवाते हैं, कुछ बीमार, कुछ बेज़ुबान लोगों की दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी सोशल सर्विसिंग संस्था से मिलेंगे जो इन सब से अलग काम करती है, लेकिन जो ये काम करते हैं ना, वो काम बहुत ज़्यादा रिस्की है। कई बार इनकी जान पे भी बन आती है। न्याय व्यवस्था, जी हाँ, भीम सभा भारत ये गरीबों को और मज़लूमों को न्याय दिलाने का काम करती है। जब किसी गरीब पे कोई अन्याय होता है ना, तो उसके साथ आमतौर पे कोई नहीं खड़ा होता। उन लोगों को इस शोषण से बचाने के लिए सरकार ने भी कई इकाइयाँ शुरू करी हैं, लेकिन वो इकाइयाँ कई जगह काम नहीं कर पाती हैं या गरीब उनसे अप्रोच नहीं कर पाता। ऐसे ही लोगों के लिए बनी है भीम सभा भारत संस्था, और इस संस्था ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं स्पेशली चंडीगढ़ से पठानकोट मिलने आया हूँ हमारे मित्र ज्योतिपाल भीम जी से। ज्योतिपाल भीम जी जो पेशे से एक वकील हैं, लेकिन वकील होने से पहले ये एक समाज सेवक हैं जो अपने आसपास अन्याय नहीं सहन कर सकते। जहाँ भी अन्याय होता है ये पहुँच जाते हैं अपनी टीम को लेकर और उस व्यक्ति को न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं। ज्योतिपाल जी नमस्कार हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये जो भीम सभा भारत है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज तक कभी नहीं सुना। हमने सुना है कि सरकारों ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों पे जुल्म होते रहते हैं। तो ज्योतिपाल जी, आपके मन में ये जो न्याय की सेवा का विचार कैसे आया? कैसे आपने इस संस्था को शुरू किया? थोड़ा सा वो बताएं प्लीज़। मैं पहले जब पढ़ता था तो सोशल काम करने अच्छा लगता था जी, बट कुछ काम मैंने अपनी ज़िंदगी में जब लोगों के साथ देखे जिसमें उन लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा था। जी, वो लोग शोर तो मचा रहे थे कि हमारे जो बुक्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे बहुत से राइट हैं बिल्कुल, जो हमको आगे लेके जाते हैं। जब एक्चुअली बात आती थी तो उन लोगों के साथ अनजस्टिस होता था, जस्टिस उनको मिल ही नहीं पाता था। वो आवाज़ देते थे, लेकिन ज़बरदस्त पॉलिटिशियन, सत्ताधारी लोग, ताकतवर जिनके पास हजारों सालों से सत्ता है, दबंग लोग, हाँ, उन लोगों को, उनके दबंग लोग हैं, कह लें कि उन्होंने अपने बंदे जो ज़बरदस्त गुंडा तत्व उनके हैं, पैसा उनके पास है, ऑफिसर उनके हैं, तो वो लोगों की आवाज़ को दबा देते थे जी, जिसके कारण किसी गरीब को पूरा जस्टिस नहीं मिल पाता था। जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था जी, तो मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर की एक बुक मिली जी, और मैंने उस बुक से जब डीपली पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उन्होंने जो मुझे झंझोर के रख दिया और मेरा पाँव जो है समाज सेवा में पड़ गया, जी, खासकर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। और किसी भी नारी के साथ कोई न्याय होता है जी, तो मैं उसको जस्टिस दिलाने के बारे में सोचना शुरू कर दी। चलते चलते जब मैंने देखा कि मैं लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी ऑफिसर के पास उनको लेके जाने शुरू कर दिया हूँ, थोड़ी बहुत ही एप्लीकेशन लिख देता हूँ, लेकिन वो जो मेरी एप्लीकेशन थी, जो साथ में खड़े होना था, वो जो सत्ताधारी लोग हैं उसको आवाज़ को दबाने लग पड़े। जो पुलिस ऑफिसर कह लो, जो और ऑफिसर कह लो, वो लोग उनको इग्नोर कर देते थे जी, रिश्वत की वजह से हो सकता है, सत्ताधारी लोगों की वजह से हो सकता है, या इन्फ्लुएंस कह लीजिए आप पैसों का, किसी न किसी तरीकों से। और हम लोग कहते थे हमारा राइट है, वो बोलते नहीं ऐसा कोई राइट नहीं है, राइट है तो कोर्ट में जाओ जी, वकील से बात करो, यहाँ पर कोई राइट नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। और हम लोगों ने तो सुना होता था, हाँ अभी ऐसा है, लेकिन एक्चुअली पढ़ा नहीं था, वो उसकी वो प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, क्या वैसे मिलता है जी। तो चलते चलते फिर जब हमने देखा कि शोषण तो बहुत हो रहा है, फिर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ा कि पे बैक टू सोसाइटी, कि हम सबको पढ़ लिख कर जहाँ कहीं पर जा रहे हैं तो अपनी सोसाइटी को वापस करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। सोसाइटी मीन मेरी कोई एक जाति नहीं जी, सोसाइटी मीन पूरा भारत है जी। भारत में जो भी बुराई है उसको खत्म करना चाहिए जी।
उन्हीं प्रॉब्लमों को देखते हुए फिर मैंने सोशल एक्टिविटी में एक LLB की जो स्टडी थी वो शुरू कर दी, वकालत की स्टडी शुरू कर दी, कानून के ज्ञान के लिए। वो बड़ी मैंने उसको ज्ञान लेना शुरू कर दिया। मैंने करते करते LLB की डिग्री भी ले ली जी। ठीक है। फिर भी मैंने LLB डिग्री की लेने के बाद भी जब कोर्ट में गया तो मैंने डीपली देखा कि यहाँ पर कैसे व्यवस्था चल रही है, ये प्रोसीजर क्या है। आम लोगों को तो वहां पर भी नहीं न्याय मिल रहा था, वहाँ भी होता है अन्याय, वहां पर भी वो ऐसे डर रहे थे, उनके पास डॉक्यूमेंट्री नहीं होता था। जो अपने एडवोकेट साथी हैं जो और ऑफिसर है वो बाहर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो उनको पास में नहीं आने देता है। फिर मैंने सोचा कि ये जो वकालत है जी, क्यों ना इसको जरिया बनाया जाए, इसमें पूरी तरह मेहनत की जाए, सीखा जाए और इसको पे बैक टू सोसाइटी किया जाए। सो ऐसे मैं सोशल एक्टिविटी में आ गया। एज ए वकील मैं आज भी भीम सभा भारत में के तरफ से कह लो आप कि सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ, लोगों को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिपाल जी, आपने समाज के वीकर सेक्शंस के लिए बहुत काम किया है। कई केसेस ऐसे थे जो ऐसे माने जाते थे कि जिसका कोई हल ही नहीं होने वाला। मुझे एक याद है कि सेक्शन 138 का केस था। एक व्यक्ति के साथ जाती हुई थी, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसकी वाइफ को ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद उन पे झूठे केस दायर कर दिए गए अंडर सेक्शन 138 चेक बाउंस का। सर ये बताइए कि वो केस आपके पास कैसे आया और आपने उनकी कैसे मदद करी? देखिए केसेस तो काफ़ी सारे हैं जी। 138 में यहाँ पर लोगों के साथ झूठे चेक लगाए जाते हैं जी। जो फाइनेंसर लोग हैं, जहाँ शाहूकार लोग हैं, जहाँ चीटर हैं, वो किसी तरीके से किसी को फंसा लेते हैं जी। और दुश्मन को जो है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जी। वो किसी तरीके से उसका चेक चोरी कर लेते हैं जी। और भी कई तरीकों से ताकि उसको किया जाए। बट जो प्रॉब्लम ये है कि सारे केसेस जो सच्चे नहीं होते और सारे केसेस झूठे भी नहीं होते जी। ये वकालत में चलता रहता है। लेकिन मैं वकालत में क्या हूँ कैसे वो केसेस में डिस्कशन नहीं करूँगा। भीम सभा भारत की तरफ से ऐसे कई केसेस मेरे को मिले जो मैं कोर्ट के बाहर जाके लोगों से मिला। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ज्योतिपाल जी, सेक्शन 138 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपको न्याय पाना है तो आप केस भी तभी लड़ सकते हो जब आप अपनी ज़मानत कराओ वहाँ पे। हम ये मानते हैं कि इस केस में गलत और झूठे केस दायर होने बहुत आसान है। किसी भी व्यक्ति का कहीं से भी चेक चोरी करके उस पर आप कुछ भी अमाउंट भर के आप उसको पेश कर दीजिए, उसके नोटिफिकेशंस आएंगे और अगर वो रिसीव नहीं हुए, कोर्ट में लग गया, तो उसके बाद व्यक्ति अपने केस को तब तक नहीं लड़ सकता जब तक वो जमानत ना करा दे। हाँ देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन जो 138 है तो इसमें जो वैसे तो बेलेबल ऑफेंस है जी, तो अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर कोड में नहीं आता, समन के बाद वारंट इशू होते हैं, बाद में नॉन बेलेबल होते हैं, पीओ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको बेल लगानी पड़ती है। और बेल समन अगर शुरू में भी हुआ तो समन आते हैं तो भी बेल लगानी पड़ती है। तो ज्योतिपाल जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इस केस में बिल्कुल शुरू से ही हैरेसमेंट शुरू हो जाती है? देखिए, जब वो एप्लीकेशन या लेटर भेजते हैं तो वो स्टेज होती है मीडिएशन की कि भाई साहब, हमने मनमर्जी से आपके अगेंस्ट इतने का चेक भर दिया, आप हमारे पास आइए और मीडिएशन में हमें इतने रुपये दीजिए, तब हम आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कोर्ट टू सू यू। ये तो है। और वहाँ भी डराया जाता है कि आपको तभी कोर्ट में आप लड़ सकते हो जब आप बेल कराओगे। अब कोई व्यक्ति किसी और शहर का है, चेक लग रहा है किसी और शहर में, अब नए शहर में वो व्यक्ति कहाँ से नहीं, ये बात ठीक है करवाएगा, कैसे करवाएगा? चेक केसेस में जो है 138 में एनआई एक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेल करवानी पड़ेगी एक्यूज को जी। उसके बाद ही कोर्ट में प्रोसीजर शुरू होता है। ये रिबटेबल है और इसमें जो अपना पक्ष रख सकते हैं, जब क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो अभी जो आप पूछ रहे हैं कि वो एक परिवार का आया केस, हाँ एक ऐसे केसेस वैसे तो काफ़ी है, बट जो भीम सभा भारत की तरफ से मेरे को आया जी जी, तो किसी कोई और वकील साहब थे उस केस को हैंडल कर रहे थे जी। तो किसी व्यक्ति ने उन लोगों के परिवार के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर 3 चेक और वाइफ के ऊपर 1 चेक लगा के उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। वो काफ़ी बड़ी अमाउंट के थे। तो
क्या अमाउंट थी वो लगभग? पर चेक 22 लाख तो होगा एक चेक का, बस 2-3 चेक लगाए हुए थे मतलब उसने। आप ये मान के चलिए 22 लाख के अगर 4 चेक पे लगाए तो ये तो करोड़ के आसपास पहुंच नियर गए। अबाउट करोड़ रुपीस कह सकते हैं आप। और वाइफ के भी लगाए हुए थे। तो वो मेरे को जब सभा की ओर से ये सारा केस जी मैंने देखा तो बोलते हमने वैसे वकील तो उन्होंने किया हुआ था कोर्ट में, बट प्रॉब्लम एक्चुअली किसी को समझ नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जो परिवार है, जो उसकी वाइफ थी, और उस औरत को क्या हुआ, उन लोगों ने ब्लैकमेल किया था। ब्लैकमेल करके उसे नशा की डोज देकर और उसका शोषण किया था। बाद में उसे डरा धमका कर उसके चेक चोरी कर लिए थे, उसके भी और उसके हस्बैंड के भी। तो वो कोर्ट में तो वही चलेगा जो कोर्ट प्रोसीजर है। जी वो लोग पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती थी, नहीं ये कोर्ट का मैटर है जी, जी आप कोर्ट में जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ब्रीकी में कोई नहीं जा रहा था। जी फिर जब वो हमारे पास आया, हम लोग ब्रीकी में गए, पूरी टीम हमारी जी ब्रीकी में गई और अच्छे से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया कि कुछ दबंग लोगों ने, जो पहले भी ऐसा कुछ करते थे, जी उन्होंने प्लान बना के इन परिवार की पहले वाइफ को डोज दे के नशे की, जी उसका शोषण किया, उसका रेप किया, और बाद में उसकी फोटोग्राफ्स थी उनके पास, थी वीडियो क्लिप थे उनके पास। उसे डरा धमका कर वो लोग जो है उसका चेक लेने के बाद उसको डराते थे, धमकाते थे, ब्लैकमेल करते थे। जब वो पुलिस के पास जाते थे, पुलिस कहती थी नहीं जी ये तो चेक का इशू है जी, हम लोग FIR नहीं करेंगे। जब वो मेरे पास आए, मैंने पूरी टीम को साथ में लेके बड़े ऑफिसर से मिले। जब ब्रीकी से जांच आई तो वो 376D 376 गैंग रेप का केस बाहर आया। तो इसमें डिसीजन क्या आया उस परिवार पे? वो जब वो फिर बाद में instrument मैंने negotiation- उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया जी। तो डिसीजन जो FIR थी उसने काफ़ी मदद की और वो पूरे का पूरा परिवार एक्विटल हो गया, बरी हो गया कोर्ट से। और जो दोषी लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर झूठे चेक लगाए थे, आज वो जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही है, क्योंकि वो उन्होंने चेक को तो जो चोरी करके किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। अब यहाँ पे एक मैं अपना पर्सनल प्रश्न करता हूँ ज्योतिपाल जी, अगर आपकी जगह पे कोई ऐसा वकील होता जो सिर्फ फीस के लिए काम करता, तो क्या वो व्यक्ति उस परिवार को न्याय दिला पाता? हाँ, ये बात तो है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी केस है जो दिल से लड़ा जाएगा ना, वो जीतेंगे। और जो जस्टिस के लिए होगा, सच्चाई के लिए होगा, वो वकील कभी हार नहीं सकता अगर दिल से लड़े। अगर दिल से लड़ेगा तो उसको किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ, ना पैसे की ओर। देखिए, ये सिस्टम है, ये प्रॉब्लम तो है एक प्राइवेट वकील की जो कवर नहीं होती है। देखिए, लोगों को जस्टिस चाहिए। अगर एडवोकेट सारा दिन एक केस को दे देगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। उसको तो कितनी प्रॉब्लम है एक प्राइवेट एडवोकेट को, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जी। अब डीपली जाएंगे तो इतने खर्चे हैं उसके, वो पूरे नहीं कर पाता। अगर एक केस के लिए सारा दिन भागेगा तो कहाँ मिलेगा लोगों के पास? घर भी चलाना उसने। अगर गरीब लोगों की बात करें, उनके पास तो पैसे नहीं होते अपने अच्छा वकील करने का, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनको आस होती है जो कोर्ट है वहाँ से उसको जस्टिस मिलेगा, पर कोर्ट की भी अपनी लिमिट है। अब देखिए, इसमें आप ये मान के चलिए उस परिवार पे 22-22 लाख के 4 चेक लगे, 88 लाख हो गए, तो क्या उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी थी कि 88 लाख का लोन दे सके उनको? नहीं, उसकी जो थी वो कैपेबिलिटी तो उसकी वो बात की बात है। जो फैक्ट्स आए, फैक्ट्स कुछ और आ गए। अगर मानो चीटिंग, चोरी किया हुआ, ये पहले बात नहीं आनी थी। जब पुलिस ने हेल्प की तभी आया, जब पुलिस सीरियस हुई। कैसे हो सकता है? अच्छे ऑफिसर ने केस हैंडल किया। मीन्स आप ये मान के चलिए कि 138 सेक्शन का यूज़ यहाँ पे मिसयूज़ किया गया। देखिए, ऐसा होता है कि हजारों केसेस है जिसमें कानून का मिसयूज़ होता है। जी। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। पर इसमें तो सीधा कोर्ट केस होता है, इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है। नहीं, 138 में तो आप जो बोल रहे हैं उसमें तो कोर्ट केस होती है, कंप्लेंट होती है। जी। 138 की जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें तो कंप्लेंट मूव होती है कोर्ट में। उसमें तो इसमें इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं। इसमें इन्वेस्टिगेशन का मोटिव ये है कि जैसे आप बोल रहे थे, कोई Personal किसी level का चोरी हो गया है
किसी ने चीटिंग कर ली है, जो फोर्सिबली स्नैच कर लिया है, तो देखिए चेक भी स्नैच किया जा सकता है, चेक भी चोरी हो सकता है। अगर आपकी कोई चीज़ जो चोरी हो सकती है तो ये चेक भी हो सकती है, इसमें बड़ी बात क्या है? तो ये पुलिस का पार्ट आ जाता है, पुलिस को इसमें हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, मीन्स उसको जो भोक्ता है जिस पे इसका केस लगाया गया है, अगर वो सच्चा है, वो पुलिस के पास जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है इसमें। हाँ, पुलिस ऑफिसर को इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए।